हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटी की सीरीज में संसद के बारे में पढ़ेंगे। संसद मीन्स पार्लियामेंट। और ये संसद को जानना एक स्टूडेंट के हैसियत से ही नहीं दोस्तों, एक भारतीय नागरिक होने के नाते भी हमें जानना आवश्यक है। क्योंकि संविधान में जो हमें यानी जो वोटिंग का अधिकार दिया गया है, उस वोटिंग के अधिकार के तहत जो हम प्रतिनिधि चुनते हैं और जिसके थ्रू जो सरकारें बनती है और हम पर शासन करती है, नियम कानून बनाती है, तो वो सारा इम्प्लीमेंट कहाँ होता है दोस्तों? तो इस संसद में ही होता है। तो इसलिए भी संसद को जानना हम लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। और ये संसद जो है दोस्तों, यानी कि इस चैप्टर से संबंधित प्रश्न भी अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। यानी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन उठा करके देखिए तो आपको संसद से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो संसद के यानी संसद के बारे में हमें अगर जानकारी की बात करें दोस्तों, तो इसमें जो है भाग यानी संविधान के भाग 5 में जो है इसकी जानकारी हमें दी गई है संसद की। और अगर आर्टिकल की हम लोग बात करें, आर्टिकल की अगर बात करें तो 79, यानी आर्टिकल 79 में जो है संसद से संबंधित बातों, उससे संबंधित जानकारियां दी गई है। यानी संसद से संबंधित कार्य, उसकी शक्तियां, उसके गठन, उसके निर्माण से संबंधित बातों की जानकारी जो आर्टिकल आपका 79 देती है। और संसद की अगर हम लोग बात करें दोस्तों कि यह कहाँ से ली गई है, यानी कि हम लोग देख रहे हैं नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड से लिया गया, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया। इस तरह से कुछ ना कुछ जो है चीज़ें जो है हमने जो है यानी हमारे जो संविधान निर्माता थे वो किसी न किसी अन्य देश से अनुकरण किए हैं, हमारे संविधान में शामिल किए हैं। तो ये जो संसद की जो व्यवस्था है, यानी संसदीय जो व्यवस्था है दोस्तों, वह हम लोगों ने कहाँ से ली है? तो इंग्लैंड से ली है। और वैसे भी हम लोग जानते हैं दोस्तों, इंग्लैंड जो है आपका संसद की जननी है, यानी संसद की जननी के रूप में हम लोग इंग्लैंड को जानते हैं। और अगर पार्लियामेंट शब्द की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, इस पार्लियामेंट शब्द की, तो ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। फ्रेंच भाषा, यानी कि ये जो शब्द है पार्लियामेंट, इसकी उत्पत्ति फ्रेंच भाषा से हुई है। यानी कि यह जो है फ्रांस से ली गई है पार्लियामेंट शब्द की उत्पत्ति, क्योंकि फ्रेंच भाषा से हुई है। और अगर संसद की जननी की बात करें तो हम लोग इंग्लैंड को संसद की जननी के रूप में जानते हैं। और इंग्लैंड से ही जो हमने जो संसदीय प्रणाली का अनुकरण किया है। तो ये हो गई दोस्तों भाग और आर्टिकल्स की बात की। भाग की अगर हम लोग बात करें तो भाग 5 में इसका जिक्र किया है आर्टिकल 79 में। तो संसद को जानना एक और नज़रिए से, एक और एंगल से भी आवश्यक है दोस्तों, क्योंकि जो हमारे भारत की जो संप्रभुता है, भारत की संप्रभुता, वह जो है कहाँ निहित है दोस्तों? तो वह जो है भारत की संप्रभुता कहाँ है? तो संसद में निहित है। यानी भारत की संपूर्ण संप्रभुता कहाँ निहित है? तो संसद में निहित है। तो दोस्तों, ये संसद में जो ये संप्रभुता निहित है भारत की संपूर्ण, जो कि हम लोग लोकतंत्र, मतलब हम लोग जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और एक वोटिंग पावर के रूप में, वोटिंग राइट्स के रूप में जो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, इस लोकतंत्र का हिस्सा बनते हैं। तो ये जो लोकतंत्र के माध्यम से जो संसद में हम अपने जो प्रतिनिधि चुन करके भेजते हैं, और वो जो संसद में हमारा प्रतिनिधि बन करके जो इम्प्लीमेंट्स करते हैं, और वह इम्प्लीमेंट्स जो कि संसद में होता है, और उस संसद में ही जो भारत की संपूर्ण संप्रभुता निवास कर रही, ताकि ये संप्रभुता शब्द जो है, यानी लोकतंत्र का जो आधार हम लोग जिसको मानते हैं, तो ये संप्रभुता शब्द का अर्थ होता क्या है? यानी ये जो शब्द है आपका संप्रभुता, जो कि संसद में निवास करती है, उसका अर्थ की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यह एक विस्तृत अर्थ लिए हुए है। इसका अर्थ ऐसा होता है, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो कोई भी देश है, कोई भी राष्ट्र है, वह जो अपने आंतरिक
और जो बाहरी निर्णय है वो सभी निर्णय लेने के लिए, अपने सारे डिसीजन लेने के लिए वह स्वतंत्र है, तो वही संप्रभु कहलाएगा। यानी उसके कोई भी निर्णय हो, चाहे वह आंतरिक हो चाहे बाहरी हो, वह किसी दबाव में नहीं हो, वह किसी, चाहे बाहरी शक्ति कितनी ही मजबूत हो, कितनी भी स्ट्रांग हो, चाहे आंतरिक शक्तियाँ कितनी भी मजबूत हो, कितनी भी स्ट्रांग हो, किंतु जो देश है, जो राष्ट्र है, अपने सभी निर्णयों को लेने में सक्षम है, वह कैपेबल है, वह किसी के दबाव में कोई निर्णय नहीं लेगा, किसी के दबाव में कोई जो है डिसीजन नहीं लेगा, तो वह संप्रभु कहलाया। इसको इस तरह से भी हम लोग डिटेल में और जान सकते हैं दोस्तों कि हमने देखा था धारा 370, ये अभी हाल फिलहाल की घटना है। तो हमने क्या देखा था कि धारा 370 जब जम्मू कश्मीर से हटाया गया था तो यहाँ पर क्या हुआ था कि सिर्फ आंतरिक ही विरोध नहीं हुआ था, बाहरी विरोध भी, यानी हमने देखा देश के अंदर भी इसका विरोध हुआ था। फिर हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका बहुत, यानी इस्लामिक कंट्रीज के द्वारा एक तरह से मोर्चाबंदी किया गया था इसके विरोध में, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत तरह से जो है सरकार को जो है रोकने का प्रयास किया गया, डिसीजन को बदलने का प्रयास किया गया, किंतु रिजल्ट क्या हुआ? क्या भारत सरकार ने धारा 370 खत्म नहीं की? क्या धारा 370 को जम्मू कश्मीर में भारत सरकार ने आंतरिक दबाव में या बाहरी दबाव में फिर से लागू किया? नहीं किया। तो क्यों नहीं किया? क्योंकि भारत स्वतंत्र है अपने बाहरी, अपने आंतरिक सभी निर्णयों को लेने के लिए, वह स्वतंत्र है, वह कैपेबल है, उसे किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह जान रहा है, भारत को यह पता है, अपने देश को, अपने राष्ट्र को, अपने सरकार को पता है कि देश के लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसे किसी से भी सीखने की आवश्यकता नहीं है, उसे किसी से भी किसी के दबाव में आने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो गया आपका संप्रभुता का अर्थ, यानी भारत जो है अपने सभी निर्णयों को लेने के लिए जो है वह स्वतंत्र है, किसी के दबाव में नहीं आ सकता। तो ये तो हो गया दोस्तों आंतरिक निर्णय, यानी धारा 370 तो आंतरिक निर्णय था, भारत के अंदर की बात थी, भारत के अंदर की व्यवस्था थी, उसके राज्यों की व्यवस्था थी। अगर इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम लोग ले, जैसे मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय कोई समझौता हुआ, अंतर्राष्ट्रीय कोई समझौता हुआ और उस अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत भारत का कोई हिस्सा में, उस अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अंतर्गत जो है भारत का कोई हिस्सा को इस्तेमाल किया जाना होगा, तो भारत का यानी केंद्र सरकार का जो तो एग्जैक्ट कोई स्पेस नहीं है, एग्जैक्ट उसका कोई अपना पर्सनल प्लेस नहीं है। हम लोग पिछली क्लास में देख चुके हैं कि भारत जो है क्या है, राज्यों का संघ है। तो भारत क्या है, भारत विभिन्न राज्यों में बटा हुआ है। तो अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता है और वो भारत में लागू कर रहा है तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी स्टेट में उसे जाना होगा, केंद्र सरकार को। तो यहाँ जब भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते होंगे, चाहे संधियाँ होंगी, तो यहाँ किसी भी स्टेट गवर्नमेंट से जो है भारत को जो है यानी केंद्र सरकार को जो है अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही जो है स्टेट गवर्नमेंट्स को ये अधिकार है कि वह सेंट्रल गवर्नमेंट्स को ऑब्जेक्शन लगाए या उसे किसी तरह की रुकावट डाले या कोई दखल अंदाजी करे। तो अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में भी जो है वह यानी स्टेट गवर्नमेंट्स को क्या है, अधिकार नहीं है, अधिकार नहीं है, यानी रुकावट के लिए, यानी किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन लगाने के लिए, चाहे किसी भी तरह के रुकावट को यानी रुकावट करने का हक जो है स्टेट गवर्नमेंट्स को नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय समझौते चाहे संधि जो है इसके लिए भी जो है भारत जो है स्वतंत्र, यानी यह जो संसद चाहे तो वह अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौतों को लागू कर सकती है बिना किसी स्टेट गवर्नमेंट्स के परमिशन के, बिना किसी स्टेट गवर्नमेंट्स के यानी निर्णय के, यानी उसके इंतजार के। तो ये हो गया आपका आंतरिक निर्णय दोस्तों, और ये हो गया आपका बाहरी निर्णय। यानी आंतरिक निर्णयों को लेने में भी जो है संसद सक्षम है, और अंतर्राष्ट्रीय यानी बाहरी निर्णयों को लेने के लिए भी जो है आपका संसद स्वतंत्र है, सक्षम है, कैपेबल है। तो ये हो गया आपका संप्रभुता का अर्थ। क्लियर है दोस्तों? कहीं कोई मीन्स कंफ्यूजन नहीं है, सब कुछ क्लियर है। यानी संप्रभुता का अर्थ है कि देश या राष्ट्र जो है
वह जो है अपने सभी निर्णयों को लेने के लिए जो है वह स्वतंत्र है, कैपेबल है, सक्षम है, उसे किसी के दबाव में आने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो गया आपका संप्रभुता का अर्थ। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो संसद का निर्माण है दोस्तों, यह कब किया गया। तो संसद के निर्माण की अगर हम लोग बात करें तो संसद का निर्माण जो है दोस्तों, संसद का निर्माण यह जो है आपका 1921 से 27 के बीच इसको यानी किया गया। अगर निर्माणकर्ता की बात करें हम लोग तो लुटियन और बेकर जी के द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया। और जो दिल्ली के जो अधिकतर जो यानी जो भी संवैधानिक स्पेस है दोस्तों, इनके द्वारा ही निर्माण किया गया। और जिस समय संसद भवन का यानी संसद का निर्माण किया गया था, उस समय जो है वायसराय कौन थे? वायसराय थे आपके इरविन। तो इससे भी जोड़ करके जो है प्रश्न पूछा जाता है। यानी संसद का निर्माण जो है 1921 से 27 के बीच किया गया। निर्माणकर्ता की अगर हम लोग बात करें, लुटियन और बेकर जी थे, और उस समय वायसराय जो है इरविन थे। तो ये आपका यानी इससे जोड़ करके भी जो प्रश्न पूछा जाता है। अब हम लोग देखते हैं संसद के अंग, यानी संसद के अंग के बारे में हम लोग जानते हैं कि संसद के कौन कौन से अंग है और वो कौन यानी कितने अंग है और कौन कौन से अंग है। तो संसद के अंग की अगर बात करें दोस्तों, संसद के अंग, तो संसद के 3 अंग है दोस्तों। एक हो गया आपका लोकसभा, एक आपका राज्यसभा और आपके राष्ट्रपति। महामहिम हमारे राष्ट्रपति जी, जो कि देश के प्रथम नागरिक, सर्वोच्च नागरिक जाने जाते हैं और माने जाते हैं। और जो हमारे तीनों सेना है, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, इन तीनों के अध्यक्ष माने जाते हैं। यानी कहने को यानी नाम मात्र की सही, लेकिन संवैधानिक प्रमुख आपके हमारे जो महामहिम राष्ट्रपति जी है। तो ये जो है संसद के यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जो है संसद के 3 अंग है। और ये सिर्फ कहने के अंग नहीं है दोस्तों, या फिर ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पढ़ाने के लिए कहा जा रहा है या किसी एक व्यक्ति के द्वारा किसी एक का स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं है। ये जो हमारा अनुच्छेद है 79 जो मैंने बताया अभी, जहाँ जिसमें संसद का जिक्र किया गया है, तो इस संसद 79 अनुच्छेद में ही इस चीज का जिक्र किया गया है कि राष्ट्रपति जो है संसद का अभिन्न अंग है। इसको इस तरह से भी हम लोग समझ सकते हैं दोस्तों कि जो हम लोग जान रहे हैं कि संसद जो है विधायी अंग है सरकार की। यानी सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और आपका विधायिका। तो विधायिका का क्या कार्य होता है कि विधायिका जो है कानूनों का निर्माण करती है, बनाती है। कार्यपालिका क्या करती है? उन कानूनों को पालन करवाती है, यानी लागू करवाती है। और न्यायपालिका की अगर हम लोग बात करें, यानी न्यायपालिका के कार्य की, तो न्यायपालिका क्या करती है कि जो विधायिका के द्वारा कानून का निर्माण करवाया गया है या जो कार्यपालिका के द्वारा जिन कानूनों का इम्प्लीमेंट करवाया जा रहा है यानी लागू करवाया जा रहा है, तो वो संवैधानिक तौर पर सही है कि नहीं, यानी कि कहीं से भी कोई संवैधानिक उल्लंघन तो नहीं हुआ है उन कानूनों को लागू करने में या फिर उन कानूनों को यानी बनवाने में। यानी विधायिका के द्वारा या कार्यपालिका के द्वारा कहीं भी जो कार्य है, जो नियम है, जो कानून है बनाए गए हैं या जो लागू किए जा रहे हैं, तो वह कहीं से भी संविधान का उल्लंघन तो नहीं करती है। यह इसकी जांच करती है आपकी न्यायपालिका। तो हम लोग जानते हैं संसद जो है क्या है? विधायी अंग है। यानी यहाँ जो है क्या होता है? कानूनों का निर्माण होता है।
तो ये विधायी जो अंग है संसद दोस्तों, तो वह किस प्रकार से कानूनों का निर्माण करती है, यानी अपने कार्यों को किस प्रकार से करती है। तो अगर इस चीज़ को हम लोग जानने का प्रयास करें तो इसको यानी जो स्टूडेंट्स है वो जो लंबे टाइम से पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर जो स्टूडेंट्स नहीं भी है, जो राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, राजनीति की जानकारी रखते हैं, तो उनको ये पता है कि जो कोई भी बिल है, कोई भी विधेयक है, वह लोकसभा राज्यसभा में पारित होने के बाद वह कानून तब तक नहीं बनेगा जब तक कि हमारे जो महामहिम है राष्ट्रपति जी वह उस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। यानी कि भले राज्यसभा लोकसभा से कोई बिल, कोई विधेयक पास हो जाए, वह कानून का रूप तब तक धारण नहीं कर सकती है जब तक कि राष्ट्रपति जी जो है हमारे महामहिम वह उस पर हस्ताक्षर ना करें। तो इसलिए भी जो है संसद के 3 अंग के रूप में हम लोग यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को जानते हैं। राज्यसभा को दोस्तों हम लोग उच्च सदन के रूप में जानते हैं, और लोकसभा को जो हम लोग निम्न सदन के रूप में जानते हैं। और ये जो राज्यसभा है दोस्तों, इसका वर्णन आपका अनुच्छेद 80 में किया गया है, और लोकसभा का जो है वर्णन आपका अनुच्छेद 81 में किया गया है। तो लोकसभा और राज्यसभा को जो हम लोग डीपली जानेंगे किसी अन्य क्लास में। आज सिर्फ और सिर्फ हम लोग संसद के बारे में जानेंगे। लोकसभा राज्यसभा को जब पढ़ेंगे हम लोग फिर तुलनात्मक रूप से यानी तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, ताकि वो जो है लंबे समय तक आपके दिमाग में यानी उसको भूल नहीं पाओ। तो ये तो हो गया दोस्तों संसद के अंग। यानी अंग की अगर हम लोग बात करें तो संसद के 3 अंग है, उच्च यानी लोकसभा, राज्यसभा और जो है राष्ट्रपति। और अगर हम लोग सिर्फ आपका यानी कि संसद के सदन की बात करें तो यहाँ कौन हो जाएगा दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा। यानी अगर सदन पूछा जाए तो संसद के 2 सदन होंगे, एक लोकसभा और राज्यसभा। और अगर अंग पूछा जाए, भाग पूछा जाए, पार्ट पूछा जाए, तो वहाँ पर संसद के 3 पार्ट, 3 अंग, 3 भाग होंगे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो आइए हम लोग दोस्तों, चूंकि हम लोग जान रहे हैं कि जो भारत में जो संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से ली गई है, तो इंग्लैंड में और भारत में क्या समानताएं हैं संसदीय प्रणाली में, संसद की व्यवस्था में, या फिर जो अमेरिका में किस प्रकार की व्यवस्था है, क्योंकि ज़्यादातर भारत, अमेरिका, इंग्लैंड से जुड़ करके जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये तो भारत के संसद की बात हो गई। इसमें आपका लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति हो गए। ये हो गया आपका भारत। और अगर इंग्लैंड की बात करें दोस्तों, तो इंग्लैंड में क्या होता है दोस्तों कि जैसे संसद के 3 अंग है हमारे भारत में, यानी कि लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा, उसी प्रकार जो है इंग्लैंड में भी संसद के 3 अंग है आपका। एक होता है आपका हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन। एक है ये आपका हो गया निम्न सदन, और एक हो गया आपका हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ये हो गया आपका उच्च सदन। और जहां हमारे मध्य में राष्ट्रपति जी है, वहीं यहाँ पर राष्ट्रपति ना होकर के यहाँ पर जो है रानी जो है इसका हिस्सा है संसद का। यानी हमारे संसद में संसद के 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यहाँ जो है लोकसभा के रूप में जो हम जिसे हम लोग लोकसभा के रूप में जानते हैं, यहाँ हाउस ऑफ कॉमन हो गया, जो कि निम्न सदन के रूप में जानते हैं। और जो हम लोग राज्यसभा जानते हैं, यानी राज्यसभा पढ़े लिखों की सभा, हम लोग भी यानी भारत में जो है यहाँ पर सारे पढ़े लिखे लोग ही यहाँ बैठते हैं। यहाँ जो है दोस्तों, यहाँ पर कोई भी जो है एजुकेशन का लिमिटेशन नहीं है, बट यहाँ जो है इसको सिर्फ इतना जान लीजिए
कि जो ग्रेजुएट लोग होंगे वही यहाँ पे वोटिंग कर सकते हैं। तो आप समझ लीजिए कि इसका महत्व कितना है। उसी प्रकार यहाँ इंग्लैंड में अगर बात करें हाउस ऑफ लॉर्ड्स की दोस्तों, तो यहाँ भी जो है उच्च वर्ग के लोग इस यानी जो आपका उच्च सदन है आपका हाउस ऑफ लॉर्ड्स, यहाँ भी जो है उच्च वर्ग के लोग जो रिच पीपल है वहाँ के वो लोग इस सदन में बैठते हैं। तो ये हो गया आपका यानी भारत और इंग्लैंड की तुलना। भारत जो है हम लोग जानते हैं कि भारत में जो राष्ट्रपति है दोस्तों वह किसी भी सदन का हिस्सा नहीं होता, ना वह लोकसभा का हिस्सा है ना वह राज्यसभा का हिस्सा है। वहीं इंग्लैंड में जो है आपका रानी भी जो है आपका ये किसी भी सदन का हिस्सा नहीं है, यह जो है राज्य वहाँ जो राजतंत्र है आपका नाम मात्र का भी जीवित है, तो यह राजतंत्र का हिस्सा के रूप में हम लोग इसको जानते हैं। अगर अमेरिका की बात करें दोस्तों, तो अमेरिका में जो है दोस्तों वहाँ 2 ही सदन है आपका। एक पहला हो गया आपका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और दूसरा सीनेट। तो अमेरिका में जो है संसद के 2 ही अंग है आपके, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी जो ये जनता के द्वारा जो चुने गए लोग, और एक सीनेट यानी एक समझिए हम लोग की तरह हमारे यहाँ जो राज्यसभा है उस तरह से है। तो यानी ये हमने भारत के संसद के बारे में देखा, ये हमने इंग्लैंड के संसद के बारे में जाना, और ये हमने अमेरिका के संसद के बारे में जाना। तो जो संसद से संबंधित जो भी जानकारियां थी दोस्तों, जो भी तथ्य थे जिससे भी जोड़ करके प्रश्न पूछा जाता है, उन सब के बारे में आज हमने इस क्लास में लगभग जान लिया है। यानी इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आप इससे यानी इसको देखने के बाद आप कोई भी बुक उठा करके जो है आप पढ़िए और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर का सेट है उसको लगाइए। तो जो भी कंफ्यूजन फैक्ट होगा, जो भी कंफ्यूजन होगा इस चैप्टर से रिलेटेड, वो आपका सारा क्लियर हो जाएगा। तो अगली क्लास में जो हम लोग लोकसभा और राज्यसभा के बारे में जानेंगे, और जो भी इससे रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन होगा, जो भी डाउट होगा, वो अगली क्लास में आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। तो अगली क्लास में हम लोग लोकसभा राज्यसभा के बारे में जानेंगे। तो तब तक के लिए दैव स्टडीज से जुड़ने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। जितना हो सके मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।